Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। EDA एंड फीचर इंजीनियरिंग के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा सेट। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर मिसिंग वैल्यूज, और उसके बाद हम लोग एक सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट करेंगे विथ मिसिंग वैल्यूज। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू इंस्पेक्ट एंड क्वांटिफाई द मिसिंगनेस ऑफ ए कॉलम या डेटा सेट। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजी टू ड्रॉप रो एंड कॉलम कंटेनिंग नल वैल्यू बेस्ड अपॉन सम थ्रेशोल्ड। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट इम्प्यूटेशन टेक्निक्स, और इसको हम लोग यूजिंग बोथ पांडाज एंड साइकिट लर्न इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजी टू हैंडल टाइम स्पेसिफिक डेटा सेट, है ना, कि अगर आपके टाइम स्पेसिफिक डेटा सेट में नल वैल्यूज हैं तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो। एंड द नेक्स्ट इज मल्टीवेरिएट अप्रोच टू हैंडल नल वैल्यूज, है ना, क्योंकि ऊपर का जो फर्स्ट 5 स्टेप है उसमें हम लोग सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल कॉलम पे फोकस करेंगे, बट इन स्टेप नंबर 6 हम लोग देखेंगे यूजिंग मल्टीवेरिएट अप्रोच। एंड इन द एंड हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज मिसिंगनेस एज ए सेपरेट फीचर टू ट्रेन आवर मशीन लर्निंग मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो मिसिंगनेस होता है या मिसिंग वैल्यू होता है, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। तो ये मिसिंगनेस अराइज कब होता है? इट हैपन व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज नॉट रिकॉर्डेड फॉर सर्टेन कॉलम इन अ डेटा सेट। लाइक अगर एक ई कॉमर्स डेटा सेट है ना, अगर एक ई कॉमर्स डेटा सेट है तो देर आर चांसेज कि कस्टमर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को वो ऐड नहीं करता है ड्यूरिंग रजिस्टरिंग हिज अकाउंट, है ना। वो सारे कॉलम्स जो कंपलसरी नहीं है, कस्टमर में नॉट फिल दोज डिटेल्स, है ना। तो ये जो मिसिंग वैल्यूज होते हैं ना, इट कैन लुक लाइक आइदर एम्प्टी सेल, या फिर उसको अगर आप पांडास या नमपाई के टर्म में बात करो तो उसको आप एन एन से रिप्लेस कर देते हो, और बहुत सारे जगह पे इट इज रिटन एज नन और अननोन। तो जब आप डेटा एनालिसिस एंड फीचर इंजीनियरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आप इस नल वैल्यू को प्रॉपरली हैंडल करते हो, सो दैट मॉडल्स कैन बी ट्रेन्ड इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। इट इज़ बिकॉज देर आर सो मेनी मशीन लर्निंग algorithm जो कि फेल हो जाता है अगर डेटा सेट कंटेन्स मिसिंग वैल्यू, क्योंकि वो मॉडल एक्सपेक्ट करता है कि आपके डेटा सेट में देर आर नो मिसिंग वैल्यूज। इट डज नॉट नो हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यू या अननोन वैल्यू। However, there are few algorithms like k nearest neighbor and naive bayes जो कि सपोर्ट करता है, which can work even if your data set contains missing values। तो अगर आप ये मिसिंग वैल्यू को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हो तो इट कैन कॉज लेस एक्यूरेट मॉडल प्रिडिक्शन, है ना, या फिर आपका डेटा सेट का साइज स्मॉल हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि इन दैट केस आपको वो सारे नल वैल्यू वाले सारे रो को रिमूव करने होते हैं, ठीक है। या फिर मॉडल में बायस हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे मॉडल जो एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास कंप्लीट डेटा हो, और अगर आप उसमें नल वैल्यू वाले डेटा को एज ए इनपुट देते हो तो मॉडल डज नॉट नो हाउ टू बिहेव, सो इन दैट केस इट गिव्स यू एन एरर, ठीक है। तो ये सारे मोटिवेशन है कि व्हाई डू वी नीड प्रॉपर डेटा हैंडलिंग फॉर नल वैल्यू या मिसिंग वैल्यूज। तो इस लेक्चर को हैंड्स ऑन करने के लिए हम लोग एक सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास कुछ नल वैल्यूज होंगे, है ना। तो पांडास एंड नमपाई में हम लोग नल वैल्यू को मेंशन करते हैं यूजिंग नमपाई का एन ए एन का मतलब होता है नॉट ए नंबर, है ना। तो नमपाई एंड पांडास में हम लोग नमपाई डॉट एन हम लोग यूज करते हैं टू टेल कि ये जो डेटा है, ये जो वैल्यू है, इट इज नॉट ए नंबर, है ना। तो numpy डॉट en जो डेटा होता है ना, इट कम्स फ्रॉम numpy लाइब्रेरी, है ना। numpy मॉड्यूल में एक en डिफाइंड होता है जिसका मतलब होता है नॉट ए नंबर, ठीक है।
और एक्चुअली में ये फ्लोट काइंड ऑफ डेटा स्टोर करता है ना? तो इसके हेल्प से आप किसी मिसिंग या अनडिफाइंड वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। जिस तरीके से पाइथन में हम लोग नन से रिप्लेस करते हैं किसी मिसिंग वैल्यू को, उसी तरीके से हम लोग नमपाई एंड पांडास में जब हम लोग डेटा फ्रेम बिल्ड करते हैं, डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और अगर मेरे डेटा सेट में कोई नल वैल्यू है, नन वैल्यू है, तो उसको पांडास ऑटोमेटिकली नमपाई का en वैल्यू से उसको रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंथेटिक डेटा क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मेरे पास 4 कॉलम्स होंगे, एज, सैलरी, सिटी एंड जॉइन डेट। तो ये सारे एट्रीब्यूट बोल सकते हो, ये सारे फीचर्स बोल सकते हो, ठीक है। और यूजिंग नमपाई का रैंडम मॉड्यूल हम लोग इसमें डेटा को इनिशियलाइज करें, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो डेटा, ये सिंथेटिक डेटा है, ये कोई ओरिजिनल डेटा सेट नहीं है ना? क्योंकि हम लोग जस्ट नॉट ए नंबर, नन वैल्यू को हम लोग हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया यूजिंग ए डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, है ना? हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया और उस डेटा फ्रेम में हम लोग नन वैल्यू को या नल वैल्यू को हम लोग नोइंगली या इंटेंशनली हम लोग उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, है ना? मैं अगर आपको डेटा फ्रेम प्रिंट करके दिखाऊं, तो दिस इज माय डेटा फ्रेम, है ना? तो जब मैंने सिंथेटिक डेटा क्रिएट किया तो इनिशियली मेरे पास एक भी नल वैल्यूज नहीं है ना? उसके बाद मैंने नोइंगली इसमें नल वैल्यूज इंसर्ट किए, और कहाँ पे इंसर्ट किए? जो मेरा एज कॉलम है उसमें रो इंडेक्स 1, 2 एंड 5 पे मैंने नल वैल्यू इंसर्ट किया। रो इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 2 एंड रो इंडेक्स 5, है ना? उसी तरीके से सैलरी कॉलम में रो नंबर 2 एंड रो नंबर 7, है ना? रो नंबर 2 एंड रो नंबर 7 में हमने उसको नन से रिप्लेस किया, एंड इन द सिमिलर फैशन हम लोग सिटी कॉलम में रो इंडेक्स 3 एंड रो इंडेक्स 5 पे हम लोग उसको नल से रिप्लेस कर रहे हैं, नन से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको एक्सिक्यूट करूंगा एंड डेटा फ्रेम को अगर प्रिंट करके दिखाऊं, तो देखोगे कि सारे कोरोस्पोंडिंग इंडेक्स पे अब मेरे पास NaN है ना? तो NaN एक स्पेशल वैल्यू होता है विच मीन्स इट पॉइंट्स टू नथिंग। तो हमने एक सिंथेटिक डेटा क्रिएट किया जिसमें हमारे पास कुछ नल वैल्यूज हैं। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम लोग नल वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि मेरा जो डेटा फ्रेम है ना, ये मेरा डेटा फ्रेम है, इसमें क्या-क्या नल वैल्यूज़ हैं, नल वैल्यूज़ हैं भी या नहीं है, ठीक है? तो पांडास में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिसके हेल्प से आप एक सिंगल मेथड के हेल्प से आप सारे डिटेल्स को प्रिंट कर सकते हो। सो द फर्स्ट मेथड इज़, जो कि हमने देखा था सबसे कॉमन मेथड, हैंडी मेथड df.info। इसके हेल्प से आप बेसिक डिटेल्स प्रिंट कर सकते हो, है ना? तो आप देखोगे यहाँ पे क्या-क्या डिटेल्स हैं कि मेरे पास टोटल 10 रोज़ हैं विथ इंडेक्स 0 to 9, टोटल 4 कॉलम्स हैं, कॉलम के नेम, है ना? कॉलम का डेटा टाइप, एंड दिस इज नॉट नल काउंट, है ना? तो आउट ऑफ 10 एंट्रीज आपके पास कितने नॉट नल वैल्यूज हैं, है ना? तो देखोगे कि जो मेरा एज कॉलम है उसमें आउट ऑफ 10 आई हैव 7 नॉट नल वैल्यूज। जो मेरा सैलरी कॉलम है उसमें आउट ऑफ 10 आई हैव 8 नॉन नल वैल्यूज, है ना? उसी तरीके से जो मेरा सिटी कॉलम है उसमें आउट ऑफ 10 आई हैव 8 नॉट नल वैल्यूज, है ना? एंड ज्वाइन डेट जो मेरा कॉलम है उसमें आउट ऑफ 10 आई हैव 10 नॉट नल वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम में चेक कर सकते हैं कि किस कॉलम में नल वैल्यूज हैं या नहीं है, ठीक है। देयर आर अदर मेथड्स लाइक डेटा फ्रेम डॉट इज नल, है ना? डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम आपको रिटर्न करेगा कि कॉलम वाइज आपके पास कितनी नल वैल्यूज हैं, है ना? तो जब मैं एक्सिक्यूट करूंगा देखोगे कि एज में मेरे पास 3 नल वैल्यूज हैं, सैलरी में 2, सिटी में 2 एंड ज्वाइन डेट में 2। और इसको आप कंफर्म कर सकते हो फ्रॉम दिस डेटा फ्रेम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप डेटा फ्रेम डॉट इज नल कॉल करते हो तो इट रिटर्न्स ए डेटा फ्रेम जहाँ पे हर एक सेल जो नल वैल्यू है उसको ट्रू से मार्क करता है, और अगर वो नल वैल्यू नहीं है तो उसको फॉल्स से मार्क करता है। और अगर मैं सम कॉल करता हूँ ना, तो वो क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट वो कॉलम बाय सम परफॉर्म करता है, और फॉल्स को
वो 0 कंसीडर करता है, ट्रू को 1 कंसीडर करता है। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड के हेल्प से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि किस डेटा फ्रेम के किस कॉलम पे कितनी नल वैल्यूज हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि मेरे पास एज कॉलम में 3 नल वैल्यूज हैं, सैलरी में 2, सिटी में 2, ज्वाइन डेट में 2। तो अगर मेरा डेटा सेट का साइज बहुत ज़्यादा है, लाइक अगर मेरे पास 10 lakhs 15 lakhs मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ रोज हैं, तो इन दैट केस चेकिंग जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज नॉट गुड इनफ। आई शुड सी कि मेरे पास कितने परसेंटेज, किसी कॉलम में मेरे पास कितने परसेंटेज डेटा नल वैल्यूज है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कॉलम वाइज हाउ मेनी नल वैल्यूज आई हैव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो एज कॉलम में मेरे पास 30% डेटा नल है, सैलरी में 20%, सिटी में 20% एंड ज्वाइन डेट में 0%। क्यों? क्योंकि एज कॉलम में 3 आउट ऑफ 10 नल वैल्यू है, तो इट इज 30%। सैलरी में 2 आउट ऑफ 10 नल वैल्यूज है, इट मीन्स 20%। सिमिलर कैलकुलेशन गो विथ सिटी एंड ज्वाइन डेट में मेरे पास 0 कॉलम 0 नल वैल्यूज हैं, तो दैट इज 0%। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कॉलम वाइज मेरे पास कितने नल वैल्यूज हैं, सो दैट आफ्टर नोइंग कि हाँ मेरे पास ये सारे कॉलम में नल वैल्यूज है, आई कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू हैंडल दोज नल वैल्यू डेटा सेट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजी टू ड्रॉप, है ना। तो सबसे इजी स्टेप यही होता है कि आप वो सारे रो जो नल वैल्यू कंटेन करते हैं उसको ड्रॉप कर दो, या फिर वो सारे कॉलम जो नल वैल्यू कंटेन करता है उसको आप ड्रॉप कर दो, है ना। तो दिस इज वन इजी टेक्निक टू हैंडल नल वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप डेटा सेट देखोगे ना, डीएफ ये मेरा डेटा फ्रेम है, और अगर मैं ये कॉल करता हूँ तो इसमें ये बता रहा है कि एज में 30%, सैलरी 20% एंड सिटी में 20% मेरे पास नल वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैंने ये डिसाइड किया, है ना, इट कैन वेरी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, इट्स नॉट फिक्स, है ना। इट ऑल्सो डिपेंड कि आपके पास कितना डेटा है ना। अगर आपके पास 20 lakhs रोज हैं तो यू कैन इजिली अफोर्ड टू ड्रॉप फ्यू नंबर ऑफ रोज या फ्यू कॉलम्स, है ना। अगर मेरे पास 10 lakhs रोज हैं तो आई कैन इजिली ड्रॉप 5000 रोज जो कि नल वैल्यू कंटेन करता है, इट्स नॉट ए बिग थिंग। लेकिन अगर आपके डेटा सेट में जस्ट 10,000 रोज हैं तो उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका डेटा सेट का साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो ड्रॉपिंग दोज रोज कैन बी एक्सपेंसिव ऑपरेशन। ठीक है, तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग डेटा सेट को कैसे ड्रॉप करेंगे। तो अगर हमने डिसाइड किया कि वो सारे कॉलम जिसमें मोर देन 40% डेटा नल वैल्यू है उसको मुझे ड्रॉप करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे ड्रॉप करेंगे, हमने देखा था इन डेटा फ्रेम पांडास वाला सीरीज कि हम लोग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, है ना। बेस्ड अपॉन सम बुलियन कंडीशन हम लोग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो मेरा सीरीज है ना, ये जो मेरा सीरीज है उसमें उसको मैंने फिल्टर किया कि वो डेटा को सेलेक्ट करो जिसका मीन ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है ना। तो एक बार मैंने वो डेटा को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग उसके कॉलम्स को असाइन कर देंगे ड्रॉप कॉलम्स, है ना। तो ड्रॉप कॉलम्स में वो सारे कॉलम्स आ जाएंगे जिस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग नल वैल्यू ग्रेटर देन 40% है। ठीक है, और एक बार अगर वो सारे कॉलम मेरे पास आ जाएंगे तो डेटा फ्रेम एक बिल्ट इन मेथड होता है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, जिसके हेल्प से आप वो सारे कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो। मतलब वो सारे कॉलम जिसमें नल वैल्यू मोर देन 40% है उसको आप ड्रॉप कर सकते हो यूजिंग दिस कोड। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे कि मेरे द डेटा सेट एग्जैक्टली सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि मेरे डेटा सेट में देर आर नो कॉलम जिसमें मोर देन 30% नल वैल्यूज है। ठीक है, तो अगर मैं इस थ्रेशोल्ड को मॉडिफाई कर देता हूं, अगर मैं 20% कर देता हूं और अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि पहले मेरे पास टोटल 4 कॉलम्स थे, अब मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम्स है। क्यों? क्योंकि जो एज कॉलम था ना उसमें मेरे पास 30% नल वैल्यूज थे, और अगर मैं इस थ्रेशोल्ड पे डेटा फ्रेम में ड्रॉप मेथड कॉल करूंगा ना तो मेरे पास जो एज कॉलम है वो ड्रॉप हो जाएगा एंड दिस विल बी माय न्यू आउटपुट डेटा फ्रेम। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम के कुछ कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि हमने पांडास में बहुत बार देखा है कि अगर आप ये मेथड देखोगे ना डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, तो इसमें हमने एक आर्गुमेंट पास नहीं किया है ना, इन प्लेस।
तो अगर हमने इन प्लेस आर्गुमेंट पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इन प्लेस इज़ इक्वल टू फॉल्स, और जब इन प्लेस फॉल्स होता है तो वो चेंजेस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, और ये मेथड एक न्यू कॉपी डेटा फ्रेम का क्रिएट करता है विथ द रिक्वेस्टेड चेंजेस, है ना? तो ये जब मेथड कॉल होगा ना तो ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये इसका जो चेंजेस हो वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम को अफेक्ट करे, इन दैट केस आई शुड पास एन एडिशनल आर्गुमेंट कॉल्ड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है? तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो सारे रो को सेलेक्ट करूँ जिसमें नंबर ऑफ नल वैल्यूज लेस देन 2 है, ठीक है? मतलब अगर ये मेरा डेटा फ्रेम है ना, तो अगर आप हर एक रो को कंसीडर करो, तो अगर नंबर ऑफ नल वैल्यू अगर लेस देन 2 है, तो आप वो सारे रो को सिलेक्ट करो, बाकी सारे रो को आप डिस्कार्ड कर दो या ड्रॉप कर दो। तो अगर आप ये देखोगे कि रो विथ इंडेक्स 2, इसमें मेरे पास 2 नन या नल वैल्यूज़ हैं, तो ये वाला रो डिस्कार्ड हो जाएगा और बाकी सारे रो कंसीडर होंगे, है ना? तो इन दैट केस अभी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज़ 10 है, तो अगर एक रो डिस्कार्ड हो जाएगा तो नया जो इसका आउटपुट होगा इट हैज़ जस्ट नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू 9, ठीक है? तो अगर मैं इसको एक्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट में मेरे पास टोटल 9 रोज़ होंगे, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग ये कंडीशन पास करें, ये एक बुलियन कंडीशन है और इस बुलियन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं डेटा फ्रेम को फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे रो वाइज फाइंड करो कि मेरे पास टोटल कितने नल वैल्यूज हैं, है ना? और अगर वो लेस देन 2 है तो वो सारे रो को कंसीडर करो, बाकी सारे रो को डिस्कार्ड कर दो, ठीक है? तो मैं आपको जस्ट एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। बेस्ट थ्रेशोल्ड क्या होगा टू ड्रॉप रो और कॉलम, इट इज़ अप टू यू। इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट, बेस्ड अपॉन डेटा सेट, बेस्ड अपॉन बिज़नेस यूज़ केस, है ना? तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हाँ, इससे कम थ्रेशोल्ड वाले डेटा को आप डिलीट कर दो या ड्रॉप कर दो, है ना? तो अब हम लोग देखते हैं एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो अगर आपका डेटा सेट का साइज बहुत कम है तो यू कांट अफोर्ड टू ड्रॉप सम रो और सम कॉलम्स, है ना? क्योंकि डेटा आपके पास ऑलरेडी बहुत कम है और अगर आप उसमें से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा को ड्रॉप कर देते हो तो आपके पास डेटा इनफ होगा ही नहीं कि आप मॉडल को ट्रेन कर सको, है ना? तो इन दैट केस वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक अदर देन ड्रॉपिंग, है ना? तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक है सिंपल इम्प्यूटेशन। तो इम्प्यूटेशन का मतलब होता है कि आप किसी कॉलम को पिक करो, है ना? फॉर एग्जांपल मैंने एज कॉलम को पिक किया और एज कॉलम में जो भी नल वैल्यूज है ना, उसको किसी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट से रिप्लेस कर दूंगा या फिर किसी फिक्स वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेशन। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट फ्यू स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, नेक्स्ट लाइक 4 5 6 स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, वो सारे स्ट्रेटजी में हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस करने वाले हैं। यूनिवेरिएट मतलब हम लोग हर एक कॉलम, डेटा सेट के हर एक कॉलम को हम लोग एज ए इंडिपेंडेंट इंटिटी कंसीडर करेंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि हर एक कॉलम इंडिपेंडेंट है और हर एक कॉलम को हम लोग इंडिविजुअली हैंडल करेंगे, है ना? बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली दैट कॉलम। हम लोग किसी दूसरे कॉलम या कोई दूसरा रिलेशनशिप कंसीडर नहीं करेंगे वाइल इम्प्यूटेशन। तो मेरा डेटा फ्रेम क्या है? अगर आप मेरा डेटा फ्रेम देखोगे ना, डीएफ, तो दिस माय डेटा फ्रेम, ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम है ना? और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मेरा एज कॉलम है ना, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं किसी कॉलम पे कुछ इम्प्यूटेशन करूँगा तो कॉलम में डेटा मेनली 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा आपका न्यूमेरिकल एंड दूसरा होगा कैटेगरिकल, ठीक है? तो दोनों डेटा को हम लोग थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से हैंडल करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज। तो जो आपका एज कॉलम होगा वो एक न्यूमेरिकल डेटा होगा, वो एक कैटेगरिकल डेटा नहीं होगा, ठीक है? तो अगर ये न्यूमेरिकल डेटा होगा तो देयर आर टेक्निक टू फॉर इम्प्यूटेशन लाइक मीन एंड मीडियन। तो मीन में आप क्या करते हो कि उस कॉलम के सारे डेटा का मीन कंप्यूट करते हो और उसके मीन वैल्यू से उस नल वैल्यू या नन वैल्यू को आप रिप्लेस कर देते हो। तो दैट इज कॉल्ड मीन इम्प्यूटेशन। मीडियन में क्या करते हो कि उस कॉलम के सारे डेटा का मीडियन कंप्यूट करते हो और उस कॉलम में जो भी नल या नन वैल्यू है उसको आप रिप्लेस कर देते हो विथ मीडियन, ठीक है? मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस लेक्चर, तो आपको पता होना चाहिए।
तो डेटा फ्रेम में एक बिल्ट इन मेथड होता है फिल यानी, है ना? फिल यानी एक मेथड होता है और उसके अंदर आप वैल्यू पास करते हो कि डेटा फ्रेम एज जो कॉलम है उसमें आप हर एक नल वैल्यू को आप किस डेटा से रिप्लेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, डेटा फ्रेम एज जो कॉलम है उसका हम लोग मीडियन कंप्यूट कर रहे हैं और उस एज कॉलम में जो भी नल वैल्यू है उसको हम लोग मीडियन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मीडियन इम्प्यूटेशन। इसी तरीके से आप मीन से भी इम्प्यूट कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू से भी इम्प्यूट कर सकते हो। कहाँ पे मीन यूज होगा, कहाँ पे मीडियन यूज होगा, इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, अगर आपके डेटा में बहुत ज्यादा आउटलायर्स हैं, इन दैट केस इट इज रिकमेंडेड टू गो विथ मीडियन इम्प्यूटेशन। और अगर आपके डेटा में आउटलायर्स नहीं है तो इवन मीन इज ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल। अब हम लोग देखते हैं कैटेगरिकल डेटा को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर आप सीटी कॉलम देखोगे ना, तो सीटी जो कॉलम है दैट इज कैटेगरिकल इन नेचर। क्यों? क्योंकि कैटेगरिकल का डेफिनेशन होता है कि आपके पास उस कॉलम में फिक्स सेट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डेटा होंगे, है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास फिक्स सेट ऑफ कैटेगरीज हैं लाइक ए, बी, सी, है ना? तो हम लोग कैटेगरिकल डेटा को थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से हैंडल करते हैं। कैटेगरिकल डेटा को हम लोग मीन इम्प्यूटेशन से नहीं हैंडल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आप ये देखोगे तो हम लोग जो सिटी कॉलम है उसमें हम लोग नल वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहे हैं बाय कैलकुलेटिंग द मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट या मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी इन दैट कॉलम। अगर आपके पास कोई कैटेगरिकल कॉलम है उसमें जो भी सिटी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे सिटी कॉलम को। तो अगर मैं एक्सिक्यूट करूं तो देखोगे कि पहले मेरे पास सिटी कॉलम में 2 नल वैल्यूज थे, है ना? 2 नल वैल्यूज थे। अब मेरे पास एक भी नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो हमने सिटी कॉलम में जो भी नल वैल्यूज थे उसको हमने उस कॉलम के मोड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, वी कैन यूज सम अदर टेक्निक्स ऑफ इम्प्यूटेशन, लाइक हम लोग किसी कांस्टेंट वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? अभी हमने एज ए मोड हमने एज ए रिप्लेस किया। अगर हम लोग चाहते हैं एक नया कैटेगरी ऐड करना, है ना, लाइक मिसिंग, मिसिंग से अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं तो आई विल यूज दिस कोड, है ना? तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग फिर से इस डेटा फ्रेम को रन करेंगे क्योंकि हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम मॉडिफाई हो गया था। ये जो कोड देखोगे ना इसमें हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम मॉडिफाई हो गया था। तो अब मैं अगर फिर से डेटा फ्रेम एक्सिक्यूट करके देखो तो आई हैव 2 नल वैल्यूज इन सिटी कॉलम। अब हम लोग चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ इम्प्यूटिंग विथ मोड आई इम्प्यूट इट विथ सम डिफरेंट लेवल कॉल्ड मिसिंग, कि हाँ ये सारे नेम सिटी के मिसिंग है। तो अगर मैं उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ तो दिस इज द कमांड डेटा फ्रेम डॉट फील यानी एंड द नेम कैटेगरिकल नेम। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो वो सारे जो रो होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे विथ मिसिंग, है ना? यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग डेटा फ्रेम बैकअप का कॉपी क्रिएट करें डेटा फ्रेम में, क्योंकि हमारा डेटा फ्रेम मॉडिफाई हो चुका है, हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम मॉडिफाई हो चुका है। तो हम लोग फिर से डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम बैकअप को असाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डेटा फ्रेम बैकअप एज ए कॉपी हमने स्टोर किया था। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमने डेटा फ्रेम बैकअप में डेटा फ्रेम का कॉपी स्टोर किया था, इसीलिए ताकि अगर आने वाले टाइम में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अगर हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम मॉडिफाई हो जाता है तो उसको हम लोग दोबारा एक कॉपी से असाइन कर सकते हैं यूजिंग डेटा फ्रेम बैकअप। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने पांडास का बिल्ट इन मेथड देखा जिसके हेल्प से हमने बेसिक इम्प्यूटेशन किया। अब हम लोग सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग साइकिट लर्न। साइकिट लर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज होता है, लाइब्रेरी होता है जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इवन बहुत सारे फीचर इंजीनियरिंग के ऑपरेशन हम लोग यूजिंग साइकिट लर्न इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक वन हॉट इनकोडिंग, लेवल इनकोडिंग, या फिर मशीन लर्निंग पाइपलाइन, या फिर बहुत सारे क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन, डेटा सेट को ट्रेन एंड टेस्ट में रैंडमली स्प्लिट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग साइकिट लर्न। तो साइकिट लर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होता है। तो अगर आप क्लासिकल मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो इन बोथ थियोरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट, देन साइकिट लर्न इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच यू शुड मास्टर। तो हमने साइकिट लर्न मॉड्यूल में एक इम्प्यूट मॉड्यूल है, उसके अंदर हमने सिंपल इम्प्यूटर क्लास इंप्लीमेंट किया। ठीक है, सिंपल इम्प्यूटर क्लास इंप्लीमेंट किया और इसके हेल्प से
हम लोग न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल डेटा को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये वाला फर्स्ट रो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग एक सिंपल इम्प्यूटर क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं सच दैट कि हम लोग डेटा को मीडियन से रिप्लेस करेंगे, है ना। ये सिंपल इम्प्यूटर क्लास का जो इंस्टेंस है, अगर उसको हम लोग किसी न्यूमेरिकल कॉलम पे कॉल करेंगे तो इट विल रिप्लेस ऑल द नल वैल्यू विद द मीडियन वैल्यू। तो इफेक्टिवली हम लोग यहाँ पे 3 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इम्प्यूटर जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करेंगे बाय रिप्लेसिंग नल वैल्यू विद द मीडियन वैल्यू, एंड दूसरा कैटेगरिकल इम्प्यूटर। एंड कैटेगरिकल इम्प्यूटर में हम लोग 2 तरीके का इम्प्यूटर क्रिएट कर रहे हैं। वन इज रिप्लेसिंग विद द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, या फिर आप इसको मोड बोल सकते हो, एंड अनदर इज रिप्लेसिंग विद ए सम कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो लास्ट ये जो 2 कैटेगरिकल इम्प्यूटर, इससे हम लोग कैटेगरिकल डेटा को हैंडल करेंगे, और ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल इम्प्यूटर है इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द डिफॉल्ट सिंटेक्स ऑफ यूजिंग साइकिट लर्न का बिल्ट इन क्लास, है ना। सबसे पहले हम लोग उसका इंस्टेंस बनाते हैं और उस इंस्टेंस पे हम लोग फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफॉल्ट सिंटेक्स, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन में हम लोग इसी तरह का सिंटेक्स यूज करने वाले हैं। साइकिट लर्न का क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे और उस इंस्टेंस पे फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करेंगे। सेम थिंग गोज विथ अब इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करता हूं यूजिंग साइकिट लर्न, तो सबसे पहले हम लोग उस क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे और उस इंस्टेंस पे हम लोग फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक बार सिंटेक्स से फैमिलियर हो जाते हो तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। इवन दो ये कोड थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट दिस इज द डिफॉल्ट सिंटेक्स अक्रॉस एनी साइकिट लर्न यूज केस। तो हमने यहाँ पे 3 इंस्टेंस क्रिएट किया। अब हम लोग एज एंड सिटी पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एज मेरा एक न्यूमेरिकल डेटा है, तो जो न्यूमेरिकल डेटा है उस पर हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल इम्प्यूटर, जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, और उस पर हम लोग फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करेंगे और उसमें हम लोग डेटा फ्रेम का एज कॉलम पास करेंगे, ठीक है। और एज कॉलम पास करेंगे और उसके बाद उसका जो आउटपुट होगा, अगर उसको मुझे एज ए लिस्ट कन्वर्ट करना है तो आई विल यूज दिस काइंड ऑफ स्लाइसिंग टेक्निक, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन आउटपुट हमने डिसाइड किया कि हम लोग इस तरीके से स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और सिटी जो मेरा कैटेगरिकल डेटा है ना, सिटी जो मेरा कैटेगरिकल डेटा है उस पे हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंट इम्प्यूटर यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग सिटी में जो सबसे फ्रीक्वेंट सिटी है, जो सिटी का मोड वैल्यू है, उस मोड वैल्यू से हम लोग नल वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम अपडेट हो जाएगा और फिर हम लोग डेटा फ्रेम को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि मेरा जो एज कॉलम था एंड सिटी कॉलम था, दोनों में अब कोई भी नल वैल्यूज नहीं है ना। पहले मेरे पास नल वैल्यूज थे इन बोथ एज एंड सिटी कॉलम। अब बोथ एज एंड सिटी कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया, सिटी को हम लोग मोड वैल्यू से रिप्लेस कर दिया एंड एज कॉलम को हमने मीडियन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 तरीके से हम लोग नल वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। वन इज पांडास का बिल्ट इन मेथड एंड द सेकेंड वन इज साइकिट लर्न का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन यूज केस हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग टूल का यूज करते हैं। बस आपको टूल से फैमिलियर होना चाहिए, टूल के सिंटेक्स से फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है। आपको सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी डेटा इम्प्लीमेंट किया, अभी तक हमने उस पर एज ए यूनिवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म किया। यूनिवेरिएट मतलब हम लोग हर एक कॉलम को एज ए इंडिपेंडेंट डेटा सेट कंसीडर किया और बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट कॉलम हमने उसके नल वैल्यू को रिप्लेस किया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग टाइम सीरीज डेटा को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम सीरीज डेटा है तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, उसके नल वैल्यू को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। अगर आप ये एग्जांपल को देखते हो ना, तो ये एग्जांपल क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस पे टाइम है एंड वाई एक्सिस पे सम वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी शेयर मार्केट का डेटा होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम सीरीज डेटा, है ना। कि टाइम के अकॉर्डिंग डेटा का क्या वैल्यू है ना। टाइम के अकॉर्डिंग स्टॉक का क्या प्राइस है, जनवरी 1 जनवरी को स्टॉक का क्या प्राइस है, 1 अगस्त को स्टॉक का क्या प्राइस है। तो अगर हम लोग किसी डेटा, किसी वैल्यू को अगर हम लोग किसी टाइम के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज ए टाइम सीरीज डेटा। ये एक सीरीज होगा
क्यों? क्योंकि इसमें मेरे पास एक सिंगल कॉलम वैल्यू का एंड इट इज़ ए टाइम सीरीज। क्यों? क्योंकि इसका जो इंडेक्स होगा ना वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। इट विल नॉट बी प्लेन इंडेक्सिंग, डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग लाइक 0, 1, 2। Indexing will represent time and the value will represent the price of the stock। और अगर आपका डेटा इस तरीके का है तो हम लोग कहेंगे कि दैट इज ए टाइम सीरीज डेटा। तो अगर आप ऐसा सिनेरियो सोचो कि 1 जनवरी 2016 का डेटा यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। अगर मेरे पास 1 जनवरी 2016 का डेटा मिसिंग है और अगर मुझे इस वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो व्हाट विल बी द बेस्ट टेक्निक टू रिप्लेसमेंट? क्या हम लोग इस टाइम ड्यूरेशन के सारे वैल्यू का एवरेज कंप्यूट करें या मीडियन कंप्यूट करें या मोड कंप्यूट करें? नो, दैट इज नॉट ए गुड टेक्निक। आपको क्या करना है कि आइदर आप उसके जस्ट एक दिन पहले वाले वैल्यू से रिप्लेस कर दो या फिर उसके नेक्स्ट वाले डे के वैल्यू से रिप्लेस कर दो। क्योंकि आज का जो प्राइस है इट विल बी मोस्ट कोरिलेटेड विथ स्टरडे का प्राइस या फिर टुमारो का प्राइस। लाइक अगर रिलायंस का डेटा का वैल्यू जनवरी 2018 में इट इज समवेयर अराउंड 900 एंड जनवरी 2016 में इट इज समवेयर अराउंड 500, है ना। तो अगर हम लोग जनवरी में किसी एक स्पेसिफिक डे का डेटा कंसीडर करते हैं तो इट विल बी जस्ट उसके एक डे पहले का और उसके एक डे बाद वाला, है ना। इट विल नॉट बी जनवरी 2018 वाला डेटा, है ना। तो अगर इस तरीके का डेटा है और अगर आपको उसको हैंडल करना है, उसमें नल वैल्यूज को हैंडल करना है, तो द बेस्ट टेक्निक इज आइदर फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल, ठीक है। मीन इम्पुटेशन, मीडियन इम्पुटेशन, मोड इम्पुटेशन इज नॉट ए गुड टेक्निक फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ टाइम सीरीज डेटा, है ना। तो अगर मैं डेटा फ्रेम प्रिंट करूं तो दिस इज माय डेटा फ्रेम, ठीक है। अब अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि जो मेरा सैलरी कॉलम है ना, सैलरी जो वैल्यू है इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, इट इज डिपेंडेंट ऑन ज्वाइन डेट कॉलम, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग काइंड ऑफ टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम सीरीज डेटा में रिप्लेस करना है नल वैल्यूज को, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर देंगे और हमने इसमें इन प्लेस ट्रू पास नहीं किया तो दिस मेथड विल रिटर्न मी एक सॉर्टेड कॉपी ऑफ डेटा फ्रेम और उसको हम लोग डीएफटीएस में असाइन कर देंगे, ठीक है। हमने उसमें असाइन कर दिया। अब मेरा डेटा फ्रेम सॉर्टेड है, ठीक है। तो अगर मेरा डेटा फ्रेम सॉर्टेड है तो मेरे पास दो टेक्निक होता है, एक फॉरवर्ड फिल, एक बैकवर्ड फिल, ठीक है। तो फॉरवर्ड फिल में हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्यूटिंग द वैल्यू विद द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब आज का वैल्यू देखो और अगर टुमारो कल का वैल्यू अगर नल है तो उसको आज वाले वैल्यू से रिप्लेस कर दो, ठीक है। या फिर आज वाला वैल्यू नल है तो उसको कल वाला वैल्यू से रिप्लेस कर दो, उसको स्टरडे वाले वैल्यू से रिप्लेस कर दो। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड फिल, ठीक है। आप डेटा को फॉरवर्ड कर दो, है ना। तो अगर मेरे पास सैलरी डेटा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस डेटा फ्रेम प्रिंट करके दिखाऊं ना, DFTS अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, तो दिस इज माय डेटा फ्रेम आफ्टर सॉर्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। ये मेरा डेटा फ्रेम है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास नल वैल्यू है। तो अगर मैं फॉरवर्ड फिल मेथड यूज करूंगा तो ये जो नल वैल्यू इट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस वैल्यू 47729.64, ठीक है। और ये वाला नल वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा विद द वैल्यू 61415, है ना, इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूं तो आप देखोगे कि इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू पिछले इंडेक्स नंबर 1 वाले वैल्यू से रिप्लेस हो गया और उसी तरीके से इंडेक्स नंबर 7 वाला वैल्यू इंडेक्स नंबर 6 वाले वैल्यू से रिप्लेस हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड फिल। मतलब आज अगर कोई मिसिंग वैल्यू उसको स्टरडे वाले वैल्यू से रिप्लेस कर दो। अनदर टेक्निक इज बैकवर्ड फिल। बैकवर्ड फिल में आज वाला वैल्यू टुमारो वाले वैल्यू से रिप्लेस कर दो, दैट इज बैकवर्ड फिल। तो अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड फिल के ऊपर मैं बैकवर्ड फिल मेथड कॉल करता हूँ तो देखोगे दिस इज द आउटपुट। पहले हम लोग यहाँ पे DFTS हम लोग फ्रेश क्रिएट करते हैं सच दैट इसमें नल वैल्यूज हो और हम लोग इस पे ये मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। तो देखोगे कि इंडेक्स नंबर 2 पे नल वैल्यूज था, तो इंडेक्स नंबर 2 वाला वैल्यू इट इज ए कॉपी ऑफ इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 7 वाला वैल्यू इट इज ए कॉपी ऑफ इंडेक्स नंबर 8। तो इस तरीके से हम लोग टाइम सीरीज वाले डेटा को यूजिंग फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल हम लोग इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो जिस डेटा में जिस कॉलम में टाइम सीरीज का प्रॉपर्टी लाई करता है उस वाले डेटा को हम लोग हैंडल करते हैं यूजिंग फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल। तो अभी तक हमने जो भी टेक्निक देखा हमने उसमें यूनिवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म किया फॉर इम्प्यूटेशन, है ना।
कि दैट कॉलम इज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी, इंडिपेंडेंट डेटा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में एक कॉलम का वैल्यू दूसरे कॉलम वाले वैल्यू पर डिपेंड करता है। लाइक हाउसिंग प्राइस डेटा सेट। तो हाउसिंग प्राइस डेटा सेट में हाउस का प्राइस क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि एरिया कितना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एरिया कॉलम में मेरे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, तो उसको हम लोग अगर ब्लाइंडली मीडियन या मीन से रिप्लेस कर देते हैं तो दैट इज नॉट ए गुड रिप्लेसमेंट, है ना? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक ऐसा रो हो, एक ऐसा सैंपल हो जिसमें हाउस का प्राइस बहुत कम हो, ठीक है, हाउस का प्राइस बहुत कम हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया में अगर नल वैल्यू है और उसको अगर हम लोग मीडियन वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं या एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज नॉट ए फेयर, क्योंकि एरिया इज डिपेंडिंग अपॉन प्राइस। तो अगर मेरे पास एक ऐसा सैंपल है जहां पे प्राइस इज वेरी लो एंड उसको हमने मीडियन एरिया से रिप्लेस कर दिया, दैट इज नॉट ए फेयर थिंग। जब हम लोग रिप्लेसमेंट करें, ड्यूरिंग दैट टाइम वी शुड ऑल्सो कंसिडर रिलेवेंट रिलेटेड कॉलम्स, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरे कॉलम के साथ रिलेशनशिप कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट अप्रोच, है ना? कि हम लोग ड्यूरिंग इम्प्यूटेशन हम लोग ये भी देखते हैं कि बाकी कॉलम्स के वैल्यूज क्या है। लाइक अगर हाउस का प्राइस 10 सीआर है, ठीक है, और उसका अगर हम लोग एरिया अगर हम लोग एवरेज से इम्प्यूट करते हैं, दैट इज नॉट ए फेयर थिंग। हमें प्राइस कॉलम कंसीडर करना होगा ड्यूरिंग इम्प्यूटेशन, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दैट मोटिवेशन हम लोग देखने वाले स्ट्रेटजी यूजिंग मल्टीवेरिएट अप्रोच, जिसके थ्रू हम लोग नन या नल वैल्यू को रिप्लेस करने वाले बाय कंसीडरिंग अदर कॉलम इनटू फैक्टर एज वेल। तो मल्टीवेरिएट में हम लोग मोर देन वन फीचर कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग इम्प्यूटेशन, ठीक है। और जनरली देयर आर टू टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम लोग नल वैल्यू को इम्प्यूट करते हैं यूजिंग मल्टीवेरिएट अप्रोच। तो वन इज आइटरेटिव इम्प्यूटर एंड द सेकेंड वन इज केनन इम्प्यूटर, और दोनों का इम्प्लीमेंटेशन साइकिट लर्न में ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। तो यूजिंग साइकिट लर्न आप इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी। बट स्टिल आपको इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए, इसका इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए, सो दैट बेस्ड अपॉन सिचुएशन आप डिसाइड कर सकते हो कि किस अल्गोरिदम या किस टेक्निक का यूज किस कंडीशन में कब करना है। तो जो आइटरेटिव इम्प्यूटर होता है, इट इज यूज टू फिल मिसिंग वैल्यूज बाय मॉडलिंग ईच फीचर एज ए फंक्शन ऑफ अदर फीचर्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये अगर मेरा डेटा सेट है ना, अगर ये मेरा डेटा सेट है और अगर मुझे मीडियम इनकम वाले कॉलम के नल वैल्यू को रिप्लेस करना है, और अगर हम लोग ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट वी कंसीडर दिस कॉलम एज ए फंक्शन ऑफ अदर टू कॉलम्स, तो हम लोग कहते हैं दैट इज ए आइटरेटिव इम्प्यूटर टेक्निक, ठीक है। तो हम लोग सिंपल मॉडलिंग टेक्निक, सिंपल रिग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं जिसके हेल्प से हम लोग बेस्ड अपन अदर कॉलम करेंट कॉलम वाले वैल्यू को इम्प्यूट करते हैं, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग ड्यूरिंग इम्प्यूटेशन वी ऑल्सो कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स, ठीक है। तो वी डोंट जस्ट ब्लाइंडली रिप्लेस the area value with the median या mean value, we consider price column into consideration during the time of imputation. So it is very useful when missingness is not completely random and features are correlated. अगर आपके पास मल्टीपल कोरिलेटेड फीचर्स है तो इन दैट केस यू डोंट जस्ट ब्लाइंडली इम्प्यूट बाय मीन मीडियन मोड, यू इम्प्यूट बाय कंसिडरिंग अदर कॉलम इनटू कंसिडरेशन एज वेल। तो यहाँ पे हमने एक सिंथेटिक डेटा क्रिएट किया, है ना, जहाँ पे हमने कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइस डेटा सेट है उसको हम लोग रेप्लिकेट करें, उसको हम लोग सिमुलेट करें। मेरे पास 3 कॉलम्स है, वन इज मीडियन इनकम, सेकेंड इज एज ऑफ द हाउस, वो हाउस कितना ओल्ड है, एंड द थर्ड इज मीडियन हाउस वैल्यू, है ना, किसी लोकेलिटी में हाउस का मीडियन वैल्यू क्या है, उस लोकेलिटी में लोगों का मीडियन इनकम क्या है, एंड सेकेंड इज हाउस का एज क्या है, ठीक है। तो मेरे पास 3 कॉलम है और हर एक कॉलम में आई हैव फ्यू नल वैल्यूज। लाइक मीडियन इनकम में मेरे पास 2 नल वैल्यूज है, हाउस एज में 1 नल वैल्यूज है, एंड मीडियन हाउस वैल्यू में मेरे पास 1 नल वैल्यूज है। तो अगर आप ये डेटा को देखते हो तो यू कांट से कि इस कॉलम में कोई रिलेशन नहीं होगा। हाँ, देयर विल डेफिनेटली बी कोरिलेशन कि जिस एरिया में लोगों का इनकम ज़्यादा होगा, मीडियन इनकम ज़्यादा होगा,
उस एरिया में हाउस का प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि देयर इज़ डेफिनिटली सम कोरिलेशन बिटवीन मीडियन इनकम एंड मीडियन हाउस वैल्यू, ठीक है? देयर विल आल्सो बी कोरिलेशन बिटवीन हाउस एज एंड हाउस का वैल्यू। हाउस का एज ज़्यादा होगा तो हाउस का वैल्यू कम होगा। तो ये मेरा डेटा सेट है और इस पे हम लोग आइटरेटिव इम्पुटेशन यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास 2 तरीके का इम्पुटेशन टेक्निक है यूजिंग मल्टीवेरिएट एनालिसिस। वन इज़ आइटरेटिव इम्पुटेशन, अनदर इज़ केनन इम्पुटेशन। क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो हमने क्या किया, जिस तरीके से हमने सिंपल इम्प्यूटर का क्लास का इंस्टेंस बनाया और उस इंस्टेंस पे फिट ट्रांसफॉर्म मेथड के अंदर हमने उस कॉलम को पास किया, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे आइटरेटिव इम्प्यूटर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया और उसके बाद हमने उस पे फिट ट्रांसफॉर्म मेथड पास किया और इंस्टेड ऑफ पासिंग ए पर्टिकुलर कॉलम हमने पूरे डेटा फ्रेम को पास किया, क्योंकि ये जो टेक्निक होता है इसमें वी कंसीडर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉलम इनटू कंसिडरेशन एज वेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्यूटेशन, ठीक है? तो हमने इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल किया, उसको डेटा फ्रेम में पास किया और इसका जो आउटपुट होगा वो एक numpy का एनडी एरे होगा और अगर उसको मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो दिस इज द सिंटेक्स टू कन्वर्ट एनी numpy का एनडी एरे इनटू ए डेटा फ्रेम, ठीक है? सो दिस इज numpy का एनडी एरे एंड द सेकंड इज नेम ऑफ द कॉलम, ठीक है? और इसके बाद हमने इस पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया और उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो देखोगे कि आफ्टर इम्प्यूटेशन दिस इज द वैल्यू, है ना? तो सारे जो नल वैल्यू है वो रिप्लेस हो गए विथ सम सर्टेन वैल्यू, ठीक है? ये जो स्टेप है इसको हम लोग देखने वाले हैं अच्छे तरीके से। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि केनन इम्प्यूटर क्या होता है इसको और इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो केनन का नेम सजेस्ट करता है के नियरेस्ट नेबर, ठीक है? तो के नियरेस्ट नेबर एक एल्गोरिदम होता है जिसका यूज होता है ड्यूरिंग द इम्प्यूटेशन टेक्निक। केनन एल्गोरिदम को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग मशीन लर्निंग वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम टेक्निक, कुछ भी अलग नहीं किया। हमने केनन इम्प्यूटर क्लास का इंस्टेंस बनाया और उस इंस्टेंस पे हमने फिट ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल किया। तो आप देख रहे हो साइकिट लर्न में मोस्ट ऑफ द जो क्लास होते हैं, मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, सो दैट यू डोंट नीड टू वरी मच अबाउट द सिंटेक्स, ठीक है? और यहाँ पे भी हम लोग फिर उसको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करें, ठीक है? तो पहले मेरा डेटा फ्रेम देखोगे कि आई हैव सम नल वैल्यूज़ और उसके बाद जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो देखोगे आई डोंट हैव एनी नल वैल्यूज़, ठीक है? तो हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग आइटरेटिव इम्प्यूटर एंड केनन इम्प्यूटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में दोनों एल्गोरिथम को समझते हैं और उसके डिफरेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइटरेटिव इम्प्यूटर का इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक, है ना? तो आइटरेटिव इम्प्यूटर क्या करता है कि एक पूरा डेटा फ्रेम ऐसे इनपुट लेता है और एक बार में उसके सारे नल वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, ठीक है? एंड ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट इट कंसीडर मल्टीवेरिएट अप्रोच, ठीक है? क्योंकि हमने जो भी ऊपर टेक्निक देखा ना, हमने सिंपल इम्प्यूटर देखा इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे जो भी टेक्निक थे इसमें वो हर एक कॉलम को एज ए यूनिवेरिएट कॉलम कंसीडर करता है, लेकिन मल्टीवेरिएट अप्रोच में हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि सारे कॉलम एक दूसरे से कोरिलेटेड है और उसके बाद हम लोग उस पर इम्प्यूटेशन टेक्निक यूज करते हैं। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ इम्प्यूटेशन, वन इज आइटरेटिव इम्प्यूटेशन एंड द सेकेंड वन इज केनन इम्प्यूटेशन। तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि सबसे पहले पिक अप वन कॉलम विथ मिसिंग वैल्यूज, ठीक है? टारगेट कॉलम। तो सबसे पहले आप एक कॉलम कंसीडर करो कि आपको किस कॉलम के नल वैल्यूज को रिप्लेस करना है, ठीक है? तो अगर सबसे पहले अगर मुझे इस कॉलम के नल वैल्यूज को रिप्लेस करना है मीडियन इनकम, तो क्या होगा कि आप एक कॉलम को एज ए टारगेट कॉलम कंसीडर करो और बाकी सारे कॉलम को यूज करो एज ए प्रिडिक्टर टू फिल द मिसिंग एंट्रीज इन दिस कॉलम, ठीक है? तो आप जिस कॉलम के नल वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो उसको आप एज ए टारगेट कॉलम यूज करो और बाकी सारे कॉलम को एज ए प्रिडिक्टर यूज करो, ठीक है? प्रिडिक्टर यूज करो और आप इस कॉलम के हेल्प से आप ये वाला डेटा को प्रिडिक्ट करो, है ना? तो दिस इज कॉल्ड आइटरेटिव इम्प्यूटेशन, ठीक है? तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे प्रिडिक्टर में भी नन वैल्यू है, नल वैल्यू उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? तो अगर आपके प्रिडिक्टर में भी नल वैल्यू है तो आप उसको थ्रू सम टेक्निक उसको पहले हैंडल करो, उसको आप रिप्लेस कर दो
विथ मीन वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक टारगेट कॉलम कंसीडर करते हैं एंड बाकी n-1 अगर हम लोग एज ए प्रेडिक्टर कंसीडर करते हैं, तो प्रेडिक्टर के सारे वैल्यू को हम लोग इनिशियली मीडियन या मीन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मीडियन या मीन से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद हम लोग ये दो कॉलम के हेल्प से हम लोग ये वाला डेटा प्रिडिक्ट करते हैं। और एक बार अगर ये वाला डेटा प्रिडिक्ट हो जाता है, फिर हम लोग इसको एज ए टारगेट कंसीडर करेंगे एंड बेस्ड अपॉन दिस प्रिडिक्टर हम लोग टारगेट को प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार हमने इसके नल वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, फिर हम लोग एज ए इसको टारगेट कंसीडर करेंगे और इसको एज ए प्रिडिक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम बेस्ड अपॉन दिस टू कॉलम हम लोग इसके नल वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक होता है इसको हम लोग मल्टीपल आइट्रेशन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मल्टीपल आइट्रेशन इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और इस तरीके से आइट्रेटिव इंप्यूटर काम करता है। तो पिक वन कॉलम एज टारगेट कॉलम जिसमें मिसिंग वैल्यूज हैं एंड ऑल अदर कॉलम एज प्रिडिक्टर टू फिल द मिसिंग एंट्रीज इन दिस कॉलम, ठीक है। एक बार आपने उस कॉलम के मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट कॉलम विथ मिसिंग वैल्यूज एंड रिपीट फॉर ऑल कॉलम विथ मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। और ये प्रोसेस को हम लोग मल्टीपल टाइम्स इसको हम लोग रिपीट करते हैं सच दैट कि मेरा जो प्रिडिक्टर है, मेरा जो टारगेट कॉलम का नल वैल्यू है, इट शुड बी properly handle, it should have some value such that it should consider correlation thing also as a factor, ठीक है। तो किसी दो कॉलम के हेल्प से हम लोग किसी थर्ड कॉलम को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं मशीन लर्निंग टॉपिक में, ठीक है। बस आप ये सोचो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग n-1 कॉलम को एज ए प्रिडिक्टर या फीचर कंसीडर करते हैं और एक कॉलम को हम लोग एज ए टारगेट कंसीडर करते हैं एंड n-1 कॉलम के हेल्प से हम लोग टारगेट को प्रिडिक्ट करते हैं और ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। नेक्स्ट इज केनन इंप्यूटर। तो केनन में हम लोग के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। केनन इंप्यूटर में हम लोग केनन एल्गोरिदम यूज करते हैं और केनन इंप्यूटर में क्या होता है कि मिसिंग वैल्यू आर इम्प्यूटेड यूजिंग के नियरेस्ट नेबर अप्रोच वेयर ए यूक्लिडियन डिस्टेंस इज यूज्ड टू फाइंड द नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मुझे इस कॉलम के नल वैल्यू को हैंडल करना है, अगर मुझे इस कॉलम के नल वैल्यू को हैंडल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा को हम लोग ऐसे समझो कि स्पेस में 2D स्पेस हमने इसको प्लॉट किया, ठीक है। 2D स्पेस में हमने प्लॉट किया और अगर मुझे इस वाले रो को प्रिडिक्ट करना है, तो अगर मैं kn इक्वल टू 2 कंसिडर करता हूँ, है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इससे मैं फाइंड करूंगा कि इसका नियरेस्ट टू नेबर कौन सा है, ठीक है। तो इसका टू नियरेस्ट नेबर एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये दो नेबर के कोरस्पोंडिंग जो मीडियन इनकम होगा ना, मीडियन इनकम, उसका मैं एवरेज निकालूंगा और उससे मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, समझे। अगर मैं ये दो कॉलम को एज ए प्रिडिक्टर कंसीडर करता हूँ और इसको एज ए मैं टारगेट कंसीडर करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला डेटा में ना, ये वाला डेटा में अगर मुझे इस वाले नल को हैंडल करना है, तो ये वाला वैल्यू के सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है बेस्ड अपॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो अगर वो वैल्यू इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 6 वाले वैल्यू को हम लोग कंसीडर करके और उसका एवरेज कंप्यूट करके और उसको हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज नियरेस्ट नेबर इम्पुटेशन। तो अगर आप देखोगे कि ये जो टेक्निक है इसमें हम लोग डिस्टेंस का यूज करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। तो जहां भी हम लोग डिस्टेंस बेस्ड मेट्रिक यूज करते हैं आइदर फॉर ट्रेनिंग और प्रिडिक्शन, तो इन दैट केस हमें फीचर को प्रॉपरली स्केल करना होता है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इट इज वेरी मच सेंसिटिव टू फीचर स्केलिंग, ठीक है। कि फीचर का स्केल क्या होगा उस पर ये टेक्निक डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस एंड किस कंडीशन में हमें आइट्रेटिव इंप्यूटर यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें केनन इंप्यूटर यूज करना चाहिए। तो आइट्रेटिव इंप्यूटर में क्या होता है कि हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट मिसिंग वैल्यूज यूजिंग रिग्रेशन मॉडल, यूजिंग रिग्रेशन टेक्निक हम लोग मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग एमएल एल्गोरिथम को देखेंगे, ठीक है।
कैनन इंप्यूटर में क्या करता है कि इट एवरेजेस वैल्यू फ्रॉम नियरेस्ट नेबर। हमने देखा राइट कि हम लोग क्या करेंगे कि जिस रो के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को नल वैल्यू को रिप्लेस करना है, उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का हम लोग नियरेस्ट नेबर फाइंड करेंगे और उसका जो नियरेस्ट नेबर होगा उसके वैल्यूज का हम लोग एवरेज कंप्यूट करेंगे फॉर दैट स्पेसिफिक कॉलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आइटरेटिव इंप्यूटर फीचर के रिलेशन को कैप्चर करता है ड्यूरिंग इंप्यूटेशन? तो यस, इट कैप्चर्स, ठीक है। एंड कैनन इंप्यूटर इट कैप्चर्स पार्शियली, ठीक है, ये पार्शियल कैप्चर करता है और ये प्रॉपरली ग्लोबल कैप्चर करता है, ठीक है। क्या ये मॉडल स्केलेबल है? क्या ये टेक्निक काम करेगा जब आपके पास 100 मिलियन डेटा हो, है ना? तो इट इज मॉडरेट स्पीड, है ना, इसका स्पीड मॉडरेट होता है। तो या इट मे टेक सम टाइम बट यस इट विल वर्क। लेकिन जो कैनन इंप्यूटर होता है इट इज वेरी मच स्लोवर ऑन लार्ज डेटा सेट, ठीक है। तो अगर आपका डेटा सेट का साइज बहुत ज़्यादा है तो इन दैट केस यू शुड गिव आइटरेटिव इंप्यूटर एज फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आइटरेटिव इंप्यूटर का अजम्पशन क्या होता है? इट वर्क्स बेस्ट इफ द फीचर्स आर कोरिलेटेड, लाइक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे फीचर कोरिलेटेड होते हैं। तो इन दैट केस हम लोग ये कहते हैं कि इन दैट केस आइटरेटिव इंप्यूटर विल वर्क रियली वेल, ठीक है। एंड कैनन इंप्यूटर तब अच्छा काम करता है जब रो सिमिलर हो, ठीक है, जब रो सिमिलर हो, ठीक है, लाइक डेटा सेट विथ नेचुरल क्लस्टरिंग या नेबर सिमिलैरिटी। लाइक अगर आपके पास कस्टमर्स का डेटा है, ठीक है, कस्टमर्स का डेटा है, कस्टमर्स का परचेज हिस्ट्री का डेटा है, ठीक है, तो हम लोग इस तरह का डेटा में हम लोग यूज करेंगे कैनन इंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि जो भी सिमिलर कस्टमर होंगे ना वो सारे सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर परचेज हिस्ट्री फॉलो करेंगे। तो इसीलिए अगर मेरे पास कस्टमर का डेटा है या फिर यूट्यूब यूज़र का डेटा है ना, तो अगर मेरे पास इस तरह का डेटा है तो आई विल यूज़ कैनन इंप्यूटर। और अगर मेरे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर टेबुलर डेटा विथ कोरिलेशन है जहाँ पे कॉलम्स का कोरिलेशन है, इवन इंडिपेंडेंट कॉलम में भी कुछ कॉलम्स का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है, तो इन दैट केस आई विल यूज आइटरेटिव इंप्यूटर, ठीक है। आइटरेटिव इंप्यूटर में फीचर स्केलिंग का कोई अफेक्ट नहीं होता है, चाहे फीचर स्केल्ड हो या नहीं हो उसका अफेक्ट नहीं होता। लेकिन कैनन इंप्यूटर जो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम होता है इट हैज़ ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अ स्केलिंग टेक्निक, ठीक है। तो हमने देखा आइटरेटिव इंप्यूटर वर्सेस कैनन इंप्यूटर। तो हमने आज इन डेप्थ इन डिटेल देखा कि क्या होते हैं नल वैल्यूज, इसको कैसे हैंडल करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू हैंडल नल वैल्यू फॉर यूनिवेरिएट एनालिसिस, फॉर मल्टीवेरिएट एनालिसिस, हैंडलिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, हैंडलिंग कैटेगरिकल वैल्यू, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू यूजिंग पांडास का बिल्ट इन मेथड, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज यूजिंग साइकिट लर्न। तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।